आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं आपके साथ उस्मान अवान। डॉक्टर साहब की ज़ाती मसरूफियात के बायस आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अपने मौज़ूआत की जानिब बढ़ें और आपको बताएं कि सियासी माहौल में पाई जाने वाली तलखी अब जलसा गाहों से निकल कर पार्लियामेंट पहुँच चुकी है। अपोजिशन हो या फिर हुकूमत, दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। आज भी कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की तो हुकूमत की जानिब से भी भरपूर जवाबी वार किया गया और न सिर्फ अपोजिशन के जलसों के हवाले से एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई बल्कि पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली आगा रफ़ी को भी इजलास से निकाल दिया गया। डेडलॉक की सी सूरत हाल है। हुकूमत और अपोजिशन में से ना तो कोई एक कदम पीछे हटने को तैयार है और ना ही कोई मुफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है। मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस बात का भी हम जायज़ा लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात होगी मुल्क में उठने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर की। सैकड़ों मरीज इसका शिकार हो रहे हैं। आज भी 490 नए मरीज सामने आए हैं। 9 कोरोना मरीजों के जाँ बहक होने की भी तस्दीक की गई है। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर से सख्त फैसले लेने का ऐलान भी किया है। जायज़ा लेंगे कि क्या ये सख्त फैसले कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने में कामयाब होंगे और इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी मईशत और निज़ाम सेहत कोरोना वायरस की नई लहर का सामना करने के काबिल हैं या नहीं। आगे जब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इंतहा पसंद फ्रांसीसी सदर के मुताज़ बयानात के हवाले से और इस बात का भी हम जायज़ा लेंगे कि मगरबी ममालिक में बढ़ती हुई इस्लाम मुखालिफ शद्दत पसंदी के आलमी मंजरनामे पर क्या असरात होंगे और इसके साथ साथ इस सवाल का जवाब भी हम तलाश करेंगे कि दहशत गर्दी के वाक़यात में अचानक इतना इजाफा क्यों हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि कोयटा के बाद पेशावर में भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए जिसमें मदरसे के मासूम तलबा को निशाना बनाया गया। अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुनज़ादा चट्टान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल में तलखी बढ़ती ही जा रही है। इस तलखी को कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तलखी क्यों है, मतलब कोई वजूहात हो सकती है। एक तरफ आप देखें, जब हम निकले थे सड़कों पे और एहतजाज कर रहे थे तो उस वक्त तो 2-3 चीजें भी थी, पानामा भी था और हमारे पास एक ठोस वो था कि जी धांधली हुई है। अब मतलब अचानक ये तो पूछना चाहिए अपोजिशन के साथ कि इतनी बड़ी तलखी अचानक कैसे हुई जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं था। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि हम तो इनको बड़े मुसालिहाना अंदाज चाहते थे लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलाहत नहीं कर रही। तो मुसलाहत किस बात पे, मतलब मुसलाहत इस बात पे कि हम एहतसाब का नाम न लें और जो करप्शन हुई उस पर खामोशी इख्तियार करने तो फिर मामला सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हम देख रहे हैं हुकूमत का रवैया मसालेहाना बिल्कुल नहीं है। हुकूमत का रवैया भी जारहाना है, जबकि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मसालेहाना तरीके से अपोजिशन को डील करें। देखें, 2 चीजें हैं ना। मैं तो देखें वज़ीर आज़म साहब ने खुलकर कहा है कि अपोजिशन जो है वो जितने इशूज हैं उन सब पे बात करे तो हम तैयार हैं सिवाय एक एहतसाब के। तो अब वो लोग जो चाहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर महंगाई है, इस मुल्क के अंदर और कोई प्रॉब्लम्स है, तो आए बात करें ना। इस बात पे क्यों अड़े कि नहीं सबसे पहले एहतसाब पे बात करें कि जी हमारे खिलाफ केसेस खत्म हो। ये तो असल इशू है ना। तो यही तो जो हम कह रहे हैं कि ये आवाम का इशू नहीं है। एहतसाब देखें, एहतसाब खत्म हो तो इससे आवाम को क्या फर्क पड़ेगा। असल चीज तो ये है, वो कहते हैं कि आप एहतसाब खत्म कर दे, बाकी सारी चीजें मसलाता जो करना चाहें करें, अपने 5 साल पूरे करें, आराम से करें। इस तरह कैसे हो सकता है? इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है करप्शन के खिलाफ। अब आप और कोई बात नहीं बनती भाई जी इस हुकूमत में बड़ी करप्शन हो रही है। अगर हो रही है तो बिल्कुल जाके अदालतें मौजूद है, केस बनाए और दे, क्यों नहीं लोगों को पकड़वाते। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये पाकिस्तान हम सबका है। इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है और हर लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बेहतर बनाने में, सिचुएशन हालात को देखने में ये अपोजिशन गवर्नमेंट और पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का हक बनता है कि वो पूछे कि जो हालात हैं, जो इर्द गिर्द के हालात हैं, उसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है। ठीक है निहाल हाशमी साहब, हुकूमत करना
निहाल हाशमी साहब, क्यों अपोजिशन साथ नहीं दे रही है हुकूमत का? एहतसाब के मामले के अलावा बाकी तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, तो अपोजिशन क्यों बाकी मामलात पर बात नहीं करती है हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक इनके पास बड़ा पैटर्न था, NRO नहीं देंगे। अब ये कहते हैं कि एहतसाब के अलावा सब पे बात करें। आप ज़रूर करें एहतसाब, खुल के करें, बेलाग करें, सबका करें, मगर एहतसाब करना आपका काम नहीं है, ये नैब का काम है, उन इदारों का काम है जो एहतसाब करना और जो कर रहे हैं, और बहुत ही बेरहमाना और बड़ा मुतासिबाना एहतसाब हो रहा है। अभी शौकत भाई ने कहा कि आप क्यों निकल के आए, तो जनाब अगर आज ना निकले तो फिर कब निकलेंगे? हम छोड़ के गए थे आटा 35-36 रुपए में, आज आटा 70-75 है। हम छोड़ के गए थे चीनी 55-56 में, आज चीनी 110 में। हम छोड़ के गए थे पेट्रोल 60 पे, हम छोड़ के गए थे डॉलर 103 पे, 105 पे। हम छोड़ के गए थे गैस के बिल, बिजली के बिल, टमाटर, अंडा, सब्जी, प्याज, दाल। हम छोड़ के गए थे रोजगार, आज लोग बेरोजगार हो गए। हम छोड़ के गए थे मकानात, आज लोगों के मकानात तोड़े जा रहे हैं। हम छोड़ के गए थे गुड गवर्नेंस, हम छोड़ के गए थे इस मुल्क में अच्छी सड़कें, पुल, मोटरवे, हाईवेज, अच्छी PIA, अच्छे पोर्ट, अच्छी रेलवे, मुनाफा बख्श रेलवे। आज रेलवे भी अपने इख्तितामी लम्हात में है। तो बात एक तो ये चीज, दूसरा 2.5 साल हमने इनको पूरा मौका दिया। हुकूमत तो कहती है हमें तबाहाल मईशत मिली, हुकूमत तो कहती है हमें कर्जों में डूबा हुआ मुल्क मिला। जितना कर्जा हमने 50 सालों में लिया है, 10 सालों में, उतना कर्जा ये 2.5 साल में ले लिया। हमने तो कर्जा लिया था तो नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तामीर की, तरक्की की, महंगाई का खात्मा किया, रोजगार का खात्मा किया, CPEC को लेकर आया $60 बिलियन। आप ये बताएं, आपने जो कर्ज लिए हैं वो कर्ज कहां चला गया? हमारे जो कर्ज थे वो तो बिजली घर लगा। आज ये खुद कहते हैं कि 10,000 सरप्लस बिजली है, मेगावाट है हमारे पास। तो अगर आज हम ना खड़े हुए अपनी आवाम के साथ, तो फिर कब खड़े होंगे? फिर हम जब थे तो हमने कश्मीर को एक जिंदा और जावेद इशू बना के रखा हुआ था। आज कश्मीर को थाली में सजा के इन्होंने दे दिया, तो फिर आज ना निकले हम? कश्मीर के लिए भी ना निकले हम, फिर कब निकले? अपने मुल्क की सलामती के लिए ना निकले तो कब लिखें? लोगों के भूख इफ्लास के लिए ना निकले तो फिर कब निकले? बेरोजगार के लिए ना निकले तो हम फिर कब निकले? दवाइयों से सिसकते हुए मरीजों के लिए ना निकले तो हम कब निकले? और हम निकल के यही तो हमने तो कहा, बावजूद इसके कि ये सिलेक्टेड लोग हैं, निकल तो पहले दिन, इनके पास तो कोई इश्यू नहीं था। पैनामा में आए, अकामा में निकाल दिया। ये रोकने आए थे CPEC को, ये रोकने आए थे चाइनीज पे, और ये कहते हैं हमारा एहतसाब करो। भाई अपना एहतसाब खुद करें, अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने। सबसे पहले BRT में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाएं, क्योंकि हर दूसरे रोज गाड़ी या तो किसी जंगले में घुस जाती है या 4 गाड़ियां जल चुकी हैं। आप मालम जप्पा पे आए हैं, अब तो कोर्ट्स ने भी कह दिया है कि बिलियन ट्री की बात थी, यहाँ पे तो करोड़ ट्री नहीं लगी है। आप बात करें तो रोजगार की, आप रोजगार बात करें। आप बात कर रहे थे मार्केट, लोगों की खुशहाली की। हमें तो अपना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें ऐसा तब्दीली शुदा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें लोग माने पनाह मांग रहे हैं, झोलियां उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दिया। ठीक, अखुनज़ादा चट्टान साहब, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से मुफाहमत की सियासत की हामी रही है, अब क्या हुआ? इतना जारहाना रवैया क्यों हो गया पीपल्स पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो उस्मा मुझे बहुत शोर आ रही है, तो अगर अपनी टेक्निकल टीम से कहे कि उसको थोड़ा ये शोर को खत्म करे तो बहुत मेहरबानी होगी। इसको मैनेज कर रहे हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, इसे मैनेज करें, आप कहिए अपनी बात आगे बढ़ाइए। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो उस्मा आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन के दिन जो धांधली हो गई, रात को जो धांधली हो गई, वो अपनी जगह पे, लेकिन इसके बाद जो धांधली हो गई, जो एक एक बंदे को पकड़ते थे और जहांगीर तरीन के जहाज में बैठाते थे और बनीगाला लेके जाते थे, जिस तरीके से हुकूमत बना, बाकी पोजीशन असेंबली में नहीं आना चाहते थे। चेयरमैन बिलावल था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, सबको कहा कि भाई इस मुल्क में ये जमहूरियत का तसलसल चलना चाहिए, और अगर ये अब सेलेक्टेड हुआ है, इलेक्टेड हुआ है, जैसा भी है,
تو آؤ ہم اسمبلیوں کے اندر جاتے اور 5 سال اس کے ساتھ مل کے کام کرتے. پھر جب ہم اسمبلیوں کے اندر آ گئے تو شہباز شریف صاحب نے اور چیئرمین بلاول صاحب نے اس کو کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم آپ قدم بڑھائے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ چاہیں کیونکہ ملک کو جو اقتصادی بحران کا سامنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم ایک میثاق جمہوریت کی طرح آپ کے ساتھ میثاق بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی شوکت یوسفزئی صاحب کا آواز تو صحیح نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں کا یہی نیریٹیو ہوگا اور وہی انہوں نے کہا ہوگا کہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرپشن کے علاوہ کسی چیز پہ. تو اس ٹائم پہ بھی یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ جا کے ڈی چوک پہ بیٹھ جائے اور آپ لوگ دھرنا دے دیں اور میں کنٹینر دے دوں گا اور ہم کھانا دیں گے اور ہم یہ دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں نئے پاکستان کے 1 کروڑ نوکریوں کے 50 لاکھ گھروں کے 20 لوگوں کے کابینہ بنانے کے وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رہنے کے پروٹوکول نہ لینے کے IMF کے پاس نہ جانے کے ملک پہ قرضے نہ چڑھانے کے انڈائریکٹ ٹیکس نہ لگانے کے یہ ساری جو ان لوگوں کے وعدے ہیں یہ اگر پورا کر سکتے ہیں تو ہم اس میں رکاوٹ ہی نہیں ڈالیں گے. کیونکہ اگر اس ملک میں 1 کروڑ نوکری آ جاتے ہیں، اگر 50 لاکھ گھر بن جاتے ہیں، اگر اس ملک میں اتنا روزگار آ جاتے ہیں کہ یورپ اور جاپان سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ مزدوری کرتے. اور اس کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن کیا دیا تھا؟ 100 دن انہوں نے ڈیڈ لائن دیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم چور نہیں ہو، ڈاکو نہیں ہو، اس کے اپنے ارد گرد چور نہیں ہو تو 90 دن کے اندر اندر کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ کرپشن کے حالات کیا ہے؟ علیم آبادی کے 162 لاکھ کی بھی نہیں، 162 کروڑ کی بھی نہیں، 162 ارب کی ان کے بے نامی اساسی نکل آئے. بظاہر اس کی کوئی کاروبار نہیں ہے، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے. پھر جو جہانگیر ترین کا چینی میں جو آ گیا، اصل میں اب اس ملک پہ مافیاز کا حکومت ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ عمران نیازی ہے. ایک بار چینی ملک سے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں کماتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، اس میں کماتے ہیں. کبھی گندم، صرف گندم اور چینی میں اس ملک کے عوام پہ 400 ارب سے زیادہ کا بوجھ ڈال دیا ہے ان لوگوں نے. اس طرح گیس کا بل. تو اب ہماری مجبوری ہے، اب اگر ہم نہیں نکلیں گے عظما تو عوام خود بخود نکلیں گے اور نکل رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، یہ ہیلتھ ورکرز کو آپ نے دیکھ لیا، سرکاری ملازمین کو آپ نے دیکھ لیا. کل اگر خدا نخواستہ یہ عوام بغیر کسی لیڈرشپ کے نکلے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو آپ پیپلز پارٹی بھی یہ بات سمجھ گئی ہیں کہ اس حکومت کو مزید ٹائم دینا، یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا اخوندزادہ چٹان صاحب. شوکت یوسفزئی صاحب، نہال ہاشمی صاحب بھی پچھلے 2 سالوں کی باتیں کر رہے ہیں، اخوندزادہ چٹان صاحب بھی 2 سال کی کارکردگی پر ہی بات کریں، اور اب جب تحریک انصاف خود بھی بات کرتی ہے تو اپنی پچھلی 2 سالہ کارکردگی کی ہی بات کرتی ہے. آگے کب بڑھے گی حکومت بھی اور اپوزیشن بھی؟ عوام کے مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر مہنگائی کا مسئلہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہو چکا ہے. لوگوں کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں. دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب کو احساس ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور اس کا تدارک کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اب اس طرح ہے کہ دیکھیں نواز شریف کے دور میں بھی تو چینی 140 پہ پہنچی تھی. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مارکیٹ کا مسئلہ تھا. اس دن ان کے جو پرائم منسٹر تھے سابقہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں بھی تو 140 پہ پہنچی تھی. کہتے وہ جی وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو آیا تھا. تو بھائی یہ تو اسی طرح کے ایشو آ جاتے ہیں لیکن یہ حل بھی ہو جاتے ہیں. اب ایسے کب حل ہوں گے شوکت یوسفزئی صاحب؟ وزراء سے جب بات کرتے ہیں تو کوئی وزیر کہتا ہے 2 مہینے میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے 6 ہفتے میں ختم ہو جائے گی. کوئی ٹائم فریم ہے؟ آپ دیکھیں نا، اس طرح مہنگائی کی وجوہات بھی تو ہے نا. آپ دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے گئے تھے اور ہم نے سارے سمیٹ لیا، ایسا تو نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ $20 ملین آپ کا جو ہے نا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا. یہ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ جو ملک خسارے میں ہو 30,000 ارب کا تو چھوڑیں، وہ تو قرضہ تو چھوڑیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈبل ہو گیا، ٹرپل ہو گیا. باتوں سے تو بات نہیں بنتی ہے نا. جو قرضہ آپ نے لیا تھا وہ صرف ایک موٹر وے میں بتاتے ہیں آپ کہ جی 30,000 ارب کا ایک موٹر وے بنائی ہے.
बाकी पैसे कहाँ गए? इनसे पूछते हैं, ये जवाब ही नहीं देते हैं। ये जो बड़े बड़े एसेट्स बने कहाँ से बने, जवाब ही नहीं देते हैं। ये खुद कहते थे कतर से आए हैं पैसे, फिर उसने जब इनकार कर दिया तो फिर देखिए झूठ बोल बोल के इन्होंने अपना यहाँ तक पहुंचा। आप मरियम बीवी का वो उठा के देखें, वो कहती है कि हम तो शुरू से अमीर थे, और जब शहबाज शरीफ साहब के वो इंटरव्यू उठा के देखे उन्होंने कहा हम शुरू से बड़े गरीब थे। तो ये तो अपने खानदान के अंदर भी तो पहले बैठ के वो कर लें। लेकिन अब आगे भी बढ़ना चाहिए। माजी में कब तक आखिर जिंदा रहेंगे? मैं आपको बताऊं, निहाल हाशमी साहब, इतना आसान काम नहीं था। जो निहाल हाशमी साहब, 2004 के बाद पहली दफा आपका करंट अकाउंट खसारा खत्म हुआ और सरप्लस में हम चले गए। अब ये देखें पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 आया, उससे ग्लोबल रिसेशन हुई है, लोग मुतासर हुए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में लोग बेरोजगार हुए। तो ऐसा मुल्क, गरीब मुल्क जहाँ पे कोरोना मुतासर होने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा है, अल्लाह के फजल से बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आप इशारे देखते हैं ना, जब मईशत की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खड़ी है, जब आप देखते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट का क्या पोजीशन है, आप देखते हैं कि कारोबार का क्या पोजीशन है। इस वक्त देखिए ये हुकूमत समझते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, ऑपोजिशन का तो इसके बरक्स है ख्याल। निहाल हाशमी साहब, ऑपोजिशन कह रही है कि जनवरी तक इस हुकूमत को हम घर भेज देंगे, जबकि जो हुकूमती वज़रा हैं वो कहते हैं जनवरी में हम नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ले आएंगे। दोनों तरफ क्या प्लानिंग है? आप लोगों के पास ऐसा कौन सा सॉलिड प्लान है जो जनवरी तक आप हुकूमत को घर भेज देंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ के सबसे मकबूल लीडर हैं, ये उनकी सरजमीन है, वहाँ पे करोड़ों लोगों ने उन्हें वोट दिया है, तो वो आएंगे जब उनका इलाज मुकम्मल होगा, और ज़रूर आएंगे। कोई आए ना आए, नवाज शरीफ इस मुल्क में आएंगे। अब जहाँ तक रह गया हुकूमत को घर भेज देना, तो बहुत पहले भेज देना चाहिए था। मेरे भाई जो बात कर रहे थे ना तो पहले क्यों नहीं सोचा गया इस बारे में? फिर ज़रा सा आटे चीनी से सुन लीजिए ना, आटे चीनी हम तो मौका दे रहे थे, आटे चीनी के हवाले से भी इनसे बात कर लीजिए। और वो जो कह रहे थे कि मरियम कह रही है कि गरीब है और शहबाज साहब कह रहे हैं कि गरीब है और मरियम अमीर, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इत्तेफाक फाउंड्री का, मियां मोहम्मद शरीफ साहब का, कि वो अमीर थे, गरीब थे, कहाँ थे, कितने टैक्स देते थे, कितने कारखाने थे, कितनी इंडस्ट्रीज थी। जब उनके घर में नेशनलाइज किया जा रहा था तो इनकी क़यादत के पास क्या था, और नवाज शरीफ के ये जातियात नहीं। अब आप आइए, अगर उन्होंने कोई 2 नंबर काम किया है तो आपकी अदालतें हैं, FIA है, IB है, हर इदारा आपके मातहत है। आप उनकी इन चोरी पकड़े, अदालतों में ले जाएं और उनको सदाबार करें, और कौम को बताएं कि इतने रुपए, इतने पैसे इन्होंने इस कौम से किकबैक लिया, कमीशन लिया। आप पकड़ते हैं पैनामा में कि जी जायदाद बनाते और निकालते हैं अकामा में, एक भी आप सबूत नहीं ला सके। कमाल है, सारे वसाइल आपके पास हैं, सारे इदारे आपके पास हैं, एक फूटी कौड़ी का आप नहीं लेके आ सके। इस तरह से कौम को देखे, ये किसी के बाप का नहीं, ना मेरे बाप का मुल्क है, ना किसी और, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। या कोई बादशाहत नहीं है कि बादशाह सलामत की में आप भैंस बेच दें, गाड़ियां बेच दें, इससे इकॉनमी बनती है। आपने पहले गाड़ी भेजा, आप सब गाड़ियां खरीद रहे हैं, पहले आपने भैंस भेजा, आप भैंस खरीद रहे हैं, पहले यूनिवर्सिटी बनाया, आप फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस बना दिया, पहले कहा आप प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, फिर प्रोटोकॉल ले रहे हैं। कमाल लोग हैं यार, कौन लोग हो तुसी यार, बताओ तो सही। कोई मैं तो शौकत भाई पे मुझे अफसोस हो रहा है कि वो किस पार्टी को डिफेंड करना है, किस गवर्नमेंट को डिफेंड करना है, किस मुंह से डिफेंड करना है, कि लोग यहाँ उनकी तो पार्टी है ना, वो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे तो और क्या हो रहे हैं, अगवा हो रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, इनके शहर में बम धमाके हो रहे हैं और लोग मदारस के मासूम बच्चे हलाक हो रहे हैं। इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है। कश्मीर चला गया, कोई इनको फिक्र नहीं है। पार्लियामेंट में जो हसरत किया हुआ उसकी कोई फिक्र नहीं है। मईशत का जो हाल किया हुआ कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान का आज जो इंटरनेशनली फॉरेन ऑफिस का हाल है उसका कोई फिक्र ही नहीं है। कमाल करे, सारे दोस्त गंवाते जा रहे हैं हम रोज बरोज। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई तलखी के हवाले से, और तलखी के इस माहौल में कोई भी मुफाहमत को तैयार नहीं है, कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कहते हैं कि छोटे छोटे माफियाज हैं जो मुल्क को तरक्की नहीं करने देना चाहते। वज़ीर आज़म का क्या कहना था, पहले आपको ये दिखाते हैं। छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्यों रिफॉर्म्स मुश्किल है? रिफॉर्म्स मुश्किल इसलिए हैं कि एक छोटा सा माफिया बैठ जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट बैठ जाता है, जो फायदा उठा रहा होता है करप्ट सिस्टम से। अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपने सुना वज़ीर आज़म कह रहे हैं छोटे छोटे माफियाज हैं जो हमें तरक्की नहीं करने देना चाहते, जो तब्दीली नहीं आने दे रहे।
उज़मा, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आपने क्या फरमाया? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि छोटे छोटे माफियाज हैं जो तब्दीली नहीं आने दे रहे, जो हुकूमत को तरक्की नहीं करना देना चाहते, जो रुकावटें डाल रहे हैं हुकूमत की तरक्की में। देखिए जी, ये तो हुकूमत तो कोई बाहर से तो किसी ने नाकाम नहीं बनाया है, बाहर से तो इसके साथ यानी ये अभी जो शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं ना कि हमें तबाहाल मुल्क मिला था, ये बहुत बदकिस्मत लोग हैं। इनके खुशकिस्मत ये है कि उनको 2 जमहूरियतों के बाद मुल्क मिला। हमें जो मुल्क मिला था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 में हुकूमत आया तो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। हमें जो हुकूमत मिला तो बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था उज़मा। हमें जो मुल्क मिला तो आटे के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे। हमें जो मुल्क मिला तो इसमें चीनी के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे। हमें जो मुल्क मिला तो ऐसे हालात में मिला कि ट्राइबल सीरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंद ये मारगला के पहाड़ों तक पहुंच गए। इन लोगों को तो जो 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 हुकूमत मिला है उनको तो बहुत खुशकिस्मती है, और फिर इनको जो हुकूमत मिला है तो इस हुकूमत को कामयाब करने के लिए तराजू का इस्तेमाल हुआ, इनको कामयाब करने के लिए सहाबी के माइक का इस्तेमाल इसके लिए हुआ, इस हुकूमत को कामयाब करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ, इस हुकूमत को कामयाब करने के लिए यानी हर जायज नाजायज हर बार इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से ये हुकूमत चले, लेकिन फिर भी रोज बरोज नाकाम होते जा रहे हैं। और इनके जी कौन ये हरबे इस्तेमाल कर रहा है? सेलेक्टर ने, जिन लोगों ने इसको लाया, जिन लोग उज़मा आपकी आवाज मुझे बहुत आप दोबारा मुझे रिपीट करें काइंडली। ठीक है निहाल हाशमी साहब। हेलो। ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि किस्सा लपेटा जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि हम एक पेज पर हैं। क्यों ख्वाजा आसिफ ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों खतरनाक साइड पर बातों को लेकर जा रहे हैं? क्यों अपोजिशन इस तरह की बातें कर रही है? देखिए ये तो ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर बता सकते हैं वजह ये है जो सारे पेजेस लपेटने की बात कर जो रहे हैं। सारे पेजेस के बावजूद भी ये हुकूमत नाकाम है। इसका एक वजह है कि इनका जो जिन्होंने इमरान खान साहब के किचन पे और इनके धरनों पे अरबों रुपए खर्च किए थे। ठीक है अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। निहाल हाशमी साहब जी आप इसकी वजह से जी निहाल हाशमी साहब। देखिए मैं ये कह रहा था कि ये तो वाज़े और सही अंदाज में शायद ख्वाजा आसिफ साहब ही बयान कर सकें, मगर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है, अगर एहसन तरीके से चलाएं, रूल ऑफ लॉ के तहत चलाएं, सबको अपने डोमेन में रखें। और एक पेज और 2 पेज की बात नहीं, जब आपको इख्तिदार दिया गया है तो आप इख्तिदार को अल्लाह के बाद अवाम की अमानत समझें और समझ करके अवाम के फलाह और बहबूद के लिए काम करें। आपको इख्तिदार इसलिए नहीं दिया था कि आप इंतकामी कार्रवाई करें, इख्तिदार इसलिए नहीं दिया था कि आप अपने लड़कपन वाले अंदाज को बयान करें। देखिए ये मुल्क, मैंने फिर आपको कहा कि बड़े मुश्किल से ये मुल्क हासिल किया गया है और इस मुल्क को हमने आगे ले जाना। ये ख्वाब था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का कि हम बर्र सगीर में एक ऐसा मुसलमान मुल्क बनाएंगे जिसकी अपनी मईशत होगी, माशरत होगी, तालीम होगी, तिजारत होगी और उसको एक दुनिया में रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जाएगा। मगर बदकिस्मती से जिनको ये मुल्क चलाना था उनको चलाने नहीं दिया गया। आज भी यहाँ पे देखिए ना, जो इदारे या जो टकराव है एक दूसरे के साथ उसको खत्म होना चाहिए। हर कोई अगर एक दूसरे का एहतराम करना शुरू कर दे तो मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। वो बिजनेसमैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की है, ये मुल्क हुकूमत का भी है, उतनी जिम्मेदारी ऑपोजिशन की भी है। ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क हम सबका है। ऑपोजिशन जब कहती है कि हम अवाम के लिए बाहर निकले हैं, ऑपोजिशन ने तो सिर्फ निहाल हाशमी साहब आप कहते हैं अवाम को, आप अवाम को कहते हैं कि वो बाहर निकले। निहाल हाशमी साहब सवाल सुन ले, आप अवाम को कहते हैं बाहर निकले, आपके लीडर बाहर बैठे हैं, आप अवाम कैसे बाहर आएगी जब आपके लीडरान ही मुल्क से बाहर बैठे हैं?
हमारे लीडर पाकिस्तान में कौमी असेंबली में, हमारे लीडर जेल में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ली है। निहाल हाशमी साहब अपनी मर्जी से अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ली है। ना ये दरख्वास्त जमानत वाली बात नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दे दी है कि इससे करप्शन नहीं साबित होता है कि अगर कहीं पे कोई पैसा आया या पैसा गया, जरा सा पढ़े तो सही। गवर्नमेंट को चाहिए पढ़े, पढ़ करके देखें और समझें, आइन को पढ़े, कानून को पढ़े। मुल्क को एक निज़ाम को चलाने के लिए तमाम आइन और कानून, हुदूद और क़यूद के अंदर रह के चलना पड़ता है। ये बेलाग नहीं होता है कि जिसकी लाठी भैंस उसी की, ऐसा नहीं चलता है। आज हम 22 करोड़ के मुल्क हैं, हम जौहरी कुव्वत हैं, हम मिसाइल में खुद कफील हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन दिफाई निज़ाम है। हमारे जवान इतने अच्छे हैं जो पाकिस्तान दिफा के लिए अपनी जानों का शहादत नौश करते हैं। हमारे पुलिस वाले इतने अच्छे हैं, हमारे बिजनेसमैन, हमारे साइंटिस्ट। मगर क्या बात है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या वजूहत? कोई तो खराबी है ना। कहां है वो खराबी? वो ढूंढना है। एक दूसरे को इल्जाम लगाने से नहीं बनता। और वो जिम्मेदारी उनकी है जो इख्तिदार पे काबिज हैं, अपोजिशन नहीं। उसका तो लीडर नैब के जाली केस में जेल के अंदर पड़ा हुआ है। उनके लीडरों पे तो बेशुमार केसेस दायर किए हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी बंद था, शाहिद खाकान भी बंद था, एहसन इकबाल भी बंद था। कौन है जो बंद नहीं था? हम, मुझ समेत। तो आप जब हमें बंद ही कर देते हैं और हमें मारते हैं तो हम तो तैयार हैं, आप भेजें जेल, मारें हमें, मगर खुदारा मुल्क को आगे बढ़ाएं, गरीब को रोटी दें, नौजवानों को रोजगार दें। शेख रशीद साहब और कुछ दूसरे वज़रा हैं जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए अपोजिशन से, मुज़ाकरात होने चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है, अगर हुकूमत कोई बातचीत करना चाहती है, शहरी रहमान साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्लियामान में तो आएँ। तो क्या आपकी जमात, मुस्लिम लीग नून, क्या ये दोनों जमातें हुकूमत के साथ बैठने को तैयार होंगी, मुज़ाकरात करेंगी? देखिए, हम कोई पहले बार तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। हम तो बार बार हमने मुज़ाकरात किया और इनके जो मुज़ाकरातकार होते हैं, जो शामिल कुरैशी साहब है और जो दूसरे लोग हैं, असद उमर वगैरह, वो तो अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन फिर वो मुज़ाकरात की टीम जब चला जाता है लाडले के पास और सेलेक्टेड नियाजी के पास, तो फिर वो इनके मुज़ाकरातकारों की जो बातचीत है वो इसको तस्लीम नहीं करते। और ये इस तरह का एक बार नहीं हुआ है। मैं आपको कई मिसालें उस्मा दे सकता हूँ कि अपोजिशन के साथ इनके मुज़ाकरातकारों ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर ने और दूसरे जो मुज़ाकरातकार इमामत वगैरह, ये जो मुज़ाकरातकारी करते हैं और कमेटी में डालते हैं, कि कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत एक बात पे मुत्तफिक हो गए हैं। लेकिन जब उनके अपने मुज़ाकरातकार चले जाते हैं, जनाब मुहतरम इमरान अहमद नियाज़ी साहब के पास चले जाते हैं, तो वहां से जवाब आ जाता है कि जी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये हुकूमत मजीद चलने का नहीं है। ये हुकूमत चल नहीं सकता है। ये हुकूमत को जितना टाइम मिलेगा इतना इस मुल्क का नुकसान होगा, जितना टाइम मिलेगा इतना विफाक कमजोर होगा, जितना टाइम मिलेगा। आपको एहसास है इस बात का खुनज़ादा चट्टान साहब? और यकीनन यही बात है जितना टाइम मिलेगा हुकूमत और अपोजिशन को ये बदएतमादी छोड़नी होगी और एक दूसरे पर एतमाद करना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ख्वाजा आसिफ की बात सच साबित हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह ने के बाद।